नमस्कार सभी नव प्रवेशित विद्यार्थियों को। राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोविड-19 के इस बुरे दौर में जब तक कि महाविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं नियमित रूप से प्रारंभ नहीं हो पाती, तब तक राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ द्वारा YouTube चैनलों एवं इसी प्रकार के अन्य ऑनलाइन माध्यमों से विद्यार्थियों की कक्षाएं नियमित व सुचारू रूप से लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी भी अपने घर पर सुरक्षित रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए अपना अध्ययन कार्य नियमित रखें। और आज इससे पहले कि हम अपना ये आज का टॉपिक प्रारंभ करें, शुरू करें, आप सभी महाविद्यालय के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि भविष्य में आने वाले जो नए वीडियोस हैं आपकी अध्ययन सामग्री से संबंधित वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप महाविद्यालय के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। तो आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में जो नव प्रवेशित विद्यार्थी हैं उनके लिए कक्षाओं का प्रारंभ कर रहे हैं। और कक्षाओं का प्रारंभ करने से पूर्व आपको बीए पार्ट फर्स्ट के भूगोल विषय में किस सिलेबस को, किस पाठ्यक्रम को आपको पढ़ना होगा, इसकी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देना चाह रहा हूं। तो मेरा विषय भूगोल है और मैं आपको भूगोल विषय के सिलेबस के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। बीए पार्ट फर्स्ट यानी आर्ट्स या कला वर्ग के जो भूगोल विषय है, ज्योग्राफी विषय जो है, उस ज्योग्राफी विषय की कुल 2 पुस्तकें आपके लगेंगी। पेपर फर्स्ट यानी फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, यह कुल 75 मार्क्स की होगी। पेपर सेकंड रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल, यह भी 75 मार्क्स की होगी। और तीसरा आपका इंटरनल पेपर होगा एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का, प्रायोगिक भूगोल का, ये 50 मार्क्स का होगा। तो आपके दोनों थ्योरी के जो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट यानी फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल 75 मार्क्स का, और पेपर सेकंड यानी रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये भी थ्योरी का पेपर 75 मार्क्स का, और एक आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा 50 मार्क्स का। तो कुल 200 मार्क्स की आपका भूगोल विषय का पेपर जो है विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाएगा। आपकी जो पहली पुस्तक है भूगोल विषय की, जो पहली पुस्तक है भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी, इसकी कुल 5 इकाइयां हैं, 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स में से आपको प्रत्येक यूनिट में कौन कौन से टॉपिक करने हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो आपकी जो पहली यूनिट है, पहली इकाई है, इसमें सौर मंडल, इस सौर मंडल में हम सौर मंडल की जो संरचना है उसके बारे में, सोलर सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित कुछ जो परिकल्पनाएं हैं, उन परिकल्पनाओं के बारे में भी इसमें हम अध्ययन करेंगे। न्याहारिका परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना और बिग बैंग सिद्धांत। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक। इसका दूसरा टॉपिक है पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक व रासायनिक संरचना तथा कटिबंध या परतें। तो इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक और रासायनिक संरचना के बारे में और पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतों के बारे में जानकारी लेंगे। तीसरा आपकी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के माध्यम से अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित क्या विचार रखे उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। चौथा आपका चैप्टर है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स। इसमें भी ये जो महाद्वीपीय और महासागरीय भाग हैं किस प्रकार से गति करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पांचवा टॉपिक है समस्थिति, आइसोस्टेसी। हमारी पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान और नीचे भाग, सागरीय भाग या झील, तालाब, ये सब कैसे संतुलित अवस्था में रहते हैं इसके बारे में हम इस 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। और छठा इसमें आपका टॉपिक है पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। तो पृथ्वी पर विभिन्न पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के जो विचार हैं, जिनमें जोली, कोबर और आर्थर होम्स के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये तो आपके फर्स्ट यूनिट का भाग। इसके बाद है इकाई सेकंड, यूनिट सेकंड। तो इस सेकंड यूनिट में हम जो अध्याय पढ़ेंगे, जो चैप्टर पढ़ेंगे, उनमें पहला है शेल,
प्रकार और विशेषताएं। तो चट्टानें जो होती हैं उन कितने प्रकार की होती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरा इसमें आपका टॉपिक है, दूसरा चैप्टर है अपक्षय और मृदा निर्माण, वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। तो मृदा निर्माण के बारे में और अपक्षय की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तीसरा इसमें आपका टॉपिक है भू संचलन, अर्थ मूवमेंट्स। तो भू संचलन क्या होता है, पटल विरूपण क्या होता है और भ्रंश और वलन क्या चीज होती हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चौथा इसमें आपका चैप्टर है भूकंप, अर्थक्वेक्स। तो भूकंप आने के कारण उसके प्रभाव, ये इस बारे में हम भूकंपीय तरंगों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और पांचवा जो चैप्टर है वो है ज्वालामुखी, उसके कारण और उससे निर्मित भू आकार। तो इस चैप्टर में हम ज्वालामुखी के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये आपकी दूसरी यूनिट हुई। तीसरी जो यूनिट है वो है इसमें पहला आपका चैप्टर होगा अपर्दन चक्र। तो इस अपर्दन चक्र के बारे में, नदी द्वारा अपर्दन चक्र जो है उस अपर्दन चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें खास करके विलियम मॉरिस डेविस और वाल्थर पैंक के जो विचार है अपर्दन चक्र के बारे में, उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। फिर दूसरा चैप्टर इसमें नदीकृत स्थलाकृतियां। तो नदियां जो हैं वो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से चलकर और महासागरों में मिलने तक विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, तो उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है हिमानीकृत स्थलाकृतियां, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। तो इस तीसरे चैप्टर में हम इन हिमानीकृत स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और चौथा चैप्टर है तटीय स्थलाकृतियां। तो सागरीय तरंगे कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और पांचवा चैप्टर है काष्ठ स्थलाकृतियां, जहां पर चूना क्षेत्र ज्यादा होता है, जहां चूने की मात्रा चट्टानों में ज्यादा है, वहां वर्षा का जल या नदियों का जल भूमिगत होते हुए विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। तो हम वहां निर्मित इन काष्ठ स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और छठा इसमें चैप्टर है वायु द्वारा निर्मित, ये गलत लिखा गया सॉरी, हिंदी में वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, पवन स्थलाकृतियां। तो पवनें जो है वो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, तो उन स्थलाकृतियों के बारे में, यानी एओलियन लैंडफॉर्म्स, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी तीसरी यूनिट। जो आपकी चौथी यूनिट है, इस चौथी यूनिट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वायुमंडल से संबंधित है। हम पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपरी जो सतह है, यानी जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, उससे संबंधित जो जानकारी है, जो अध्ययन है, वो हम 3 यूनिट में करेंगे। चौथी यूनिट जो है वो वायुमंडल से संबंधित है। इसमें आपका पहला चैप्टर होगा वायुमंडल का संगठन और उसका स्थिरीकरण। तो वायुमंडल की परतों के बारे में, उसके संगठन के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा इसमें चैप्टर है इंसुलेशन एंड हीट बजट, यानी सूर्य ताप और उष्मा बजट। तो सूर्य ताप और उष्मा बजट के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सूर्य ताप क्या होता है, किस रूप में पृथ्वी तक आता है, कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं, उष्मा बजट क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है तापमान, टेम्परेचर क्या होता है और ये टेम्परेचर किन किन कारकों से इफेक्टिव होता है, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, और पृथ्वी पर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे वायुदाब और पवने, यानी एयर प्रेशर एंड विंड्स। तो वायुदाब क्या होता है, वायु का प्रेशर दबाव क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, और ये वायुदाब के कारण किस प्रकार से पवने चलती हैं, और पवनों के कितने प्रकार हैं, किस प्रकार की पवनें होती हैं, और उनकी दिशाएं क्या होती है, उनकी विशेषताएं क्या होती है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पांचवा आपका चैप्टर है जेट स्ट्रीम। ये भी पवन का एक प्रकार है जो उच्च स्तरीय वायुमंडल में चलता है। तो जेट स्ट्रीम क्या होती है, उसके क्या कितने प्रकार हैं, किस प्रकार से वो चलती हैं, और उसकी विशेषताएं क्या है, और किस प्रकार से वो मौसम को प्रभावित करती हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद छठा चैप्टर है वायु राशियां और वाताग्र, एयर मासेस एंड फ्रंट्स। तो वायु राशियां क्या होती हैं, कितने उसके प्रकार होते हैं, और किस प्रकार की उसकी विशेषताएं होती हैं, और किस प्रकार से ये धरातलीय मौसम को प्रभावित करती हैं, इसके बारे में। और वाताग्र क्या होते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चौथी यूनिट में सातवां चैप्टर आपका है चक्रवात, साइक्लोन्स। इसमें 2 प्रकार के चक्रवात हम पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो चक्रवात क्या होते हैं, उसके प्रकारों के बारे में, और किस प्रकार से ये पृथ्वी के मौसम को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और 8वां चैप्टर जो है वो है जलवायु प्रकार। तो हमारी पृथ्वी पर किस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कौन कौन से क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु में आते हैं, उस जलवायु की किस प्रकार के तापमान की दशाएं हैं, किस प्रकार की वर्षा की कंडीशंस हैं, पवनों की क्या स्थिति रहती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ कोपेन ने विश्व की जलवायु का जो वर्गीकरण किया उसका अध्ययन हम करेंगे। तो ये आपकी चौथी यूनिट के सिलेबस का पार्ट है।
फिर इसके बाद हम 5 यूनिट यानी फर्स्ट बुक की अंतिम जो यूनिट है 5 यूनिट उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो है महासागरीय नीतल का विन्यास, यानी जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की, पृथ्वी के धरातल पर खास करके स्थल मंडल पर विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार की स्थलाकृतियां पृथ्वी महासागरों के नितल में भी पाई जाती है, महासागरों के बॉटम में भी पाई जाती है। तो महासागरीय बॉटम में कौन कौन सी स्थलाकृतियां मिलती है, उसका विन्यास कैसा है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर गर्त होते हैं, झीलें होती है, तालाब होते हैं, सागर होते हैं, मरुस्थल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से महासागरीय नितल पर भी पर्वत, पठार, गर्त, द्रोणियां ये सब होते हैं। उनके तट जो हैं उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो चैप्टर है वो है महासागरीय जल में तापमान और लवणता का वितरण। तो महासागरीय जल का जो तापमान है वो हमारे पृथ्वी के धरातल के तापमान से भिन्न होता है और उसमें कई कारक जो है वो उसको प्रभावित करते हैं। तो कौन से कारक प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से वो भिन्न होता है, और धरातल महासागर की सतह पर तापमान का वितरण पूरी पृथ्वी पर कैसा है, एक जगह से दूसरी जगह पर उसमें किस प्रकार का अंतर आता है, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से लवणता के बारे में कि महासागरों में लवणता भी एक सागर से दूसरे सागर में भिन्न होती है, उसमें भिन्नता के क्या कारण हैं, महासागर की ऊपरी सतह से नीचे की ओर जाने पर लवणता में क्या अंतर पड़ता है, महासागर की सतह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर लवणता में क्या अंतर पड़ता है, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद तीसरा चैप्टर है महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा। तो महासागरीय धाराएं जो हैं उनकी उत्पत्ति के क्या कारण हैं और कितने प्रकार की महासागरीय धाराएं होती हैं और कैसे महासागरों में वो कहां से कहां तक चलती हैं और किस प्रकार से तटीय क्षेत्रों के जलवायु को वो प्रभावित करती है, इस सारे बातों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और ज्वार भाटा क्या होता है और वो किस प्रकार से, कितने उसके प्रकार होते हैं, किस प्रकार उत्पन्न होता है और किस प्रकार से वो महासागरीय जल को प्रभावित करता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है महासागरीय निक्षेप। तो महासागरों में भी विभिन्न प्रकार के निक्षेप होते हैं, चाहे वो जैविक निक्षेप हो या अजैविक निक्षेप हो। तो कितने प्रकार के निक्षेप और कहां कहां पर वो निक्षेपित होते हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें पांचवा और लास्ट चैप्टर है प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ। तो कोरल रीफ क्या होती हैं, इसके कितने प्रकार हैं और कोरल रीफ की उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, जिनमें डार्विन, मरे और डेली, ये 3 विद्वान हैं, इनके सिद्धांतों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये तो आपकी फर्स्ट बुक हुई जिसमें इन 5 यूनिट के माध्यम से जो अध्याय इसमें दिए गए उनका अध्ययन हम करेंगे। कि सेकंड बुक, भूगोल विषय की सेकंड बुक। तो दूसरी आपकी पुस्तक का नाम है संसाधन एवं पर्यावरण, रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट। तो इसकी जो पहली इकाई है, यूनिट फर्स्ट जो है, इसका जो पहला चैप्टर है, तो उसमें हम संसाधन और पर्यावरण के अर्थ, प्रकृति और उनके घटक के बारे में पढ़ेंगे, यानी उनकी मीनिंग, नेचर, कंपोनेंट्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो पूरी किताब है, पूरी पुस्तक जो है, ये आपकी संसाधन और पर्यावरण पर आधारित है और संसाधन और पर्यावरण से संबंधित जो पक्ष हैं, उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं, उनके समाधान के उपाय हैं, उसके बारे में इस पूरी पुस्तक में हम पढ़ेंगे। तो संसाधन और पर्यावरण, उसका अर्थ, प्रकृति और उसके घटक, ये हमारे पहले चैप्टर, पहले अध्याय की विषय वस्तु हुई। दूसरा अध्याय जो है, दूसरा चैप्टर जो, उसमें हम पढ़ेंगे संसाधन और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधता। तो पर्यावरण और संसाधन जो है उसके बीच में एक अंतर संबंधता पाई जाती है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी एक में जो परिवर्तन आता है वो दूसरे में परिवर्तन लेकर आता है, तो वो किस प्रकार की अंतर संबंधता है और किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में हम संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे और कुछ खास वर्गीकरण के प्रकार हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे संबंधित हम अध्ययन इसमें करेंगे। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, यानी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैविक, जैसे कि वन हो गए, वन्य जीव हो गए, पशु हो गए, मत्स्य, मछलियां, कृषिगत फसलें, ये सब जैविक संसाधन है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे अजैविक यानी अबायोटिक, भूमि, जल, खनिज, ये अजैविक संसाधन है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपकी यूनिट फर्स्ट में ये 3 चैप्टर हैं जिनका अध्ययन हम। फिर इसके बाद यूनिट सेकंड, ये आपकी यूनिट सेकंड है, दूसरी इकाई है। दूसरी इकाई में जो आपका पहला अध्याय है वो है खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित। तो खनिज और ऊर्जा संसाधनों के वितरण, उनके उपयोग और इन संसाधनों के आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यानी कितने प्रकार के खनिज हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज जो हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, कितनी कितनी मात्रा में मिलते हैं, उनका उपयोग क्या है,
उनके पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व क्या है, ये इस चैप्टर की विषय वस्तु है। दूसरा चैप्टर जो है वो वन, वनस्पति, जंतु और मत्स्य इनसे संबंधित है। तो इन सब के हम प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी पर इनके वितरण के बारे में पढ़ेंगे और इनका भी आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व क्या है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आपकी दूसरी यूनिट के सिलेबस हुआ। तो दूसरी यूनिट में ये अध्याय हुए, इन अध्यायों में इन टॉपिक्स का अध्ययन। नेक्स्ट उसके बाद आती है आपकी तीसरी यूनिट। जो तीसरी जो यूनिट है, तीसरी इकाई जो है, इसमें हम मृदा, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो मिट्टी के प्रकार, वितरण, मृदा अपरदन की समस्याएं और मृदा संरक्षण के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो मिट्टी के कौन कौन से प्रकार है पृथ्वी पर, वो प्रकार जो है कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, मृदा अपरदन की क्या समस्याएं हैं और मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये इस चैप्टर की मुख्य विषय वस्तु है। दूसरा चैप्टर हमारा जल से संबंधित है। तो जल, उसके वितरण और उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जल का वितरण कैसे कैसे है और उसका उपयोग किस किस ढंग से किया जाता है। और साथ ही जल का आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर साथ में जल दोहन की आवश्यकता क्यों है, ये भी इस चैप्टर की विषय वस्तु जिसका अध्ययन हम करेंगे। तीसरा इसमें है जल के स्वरूप। तो जल के जो विभिन्न स्वरूप है, नदियों के रूप में या वर्षा जल के रूप में या भूमिगत जल के रूप में या सागरीय जल के रूप में या तालाबों में मौजूद जल के रूप में, यानी मीठे जल के रूप में, खारे जल के रूप में। तो इस प्रकार से जो जल के स्वरूप हैं उसके बारे में हम जानेंगे। फिर भूमि जल की जो उपयोगिता है और उसका उपयोग जो है उसके बारे में हम इसमें चैप्टर में जानेंगे कि भूमि जल का हम किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं, उसकी उपयोगिता क्या है और किस ढंग से हमें उसका उपयोग करना चाहिए। साथ ही भूमिगत जल का आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर चौथा चैप्टर जो है वो है वर्षा जल का संचय। तो वर्षा जल का किस प्रकार से हम किन किन विधियों से संचय कर सकते हैं और किया जा रहा है और साथ में इसका उपयोग किस ढंग से कर सकते हैं और वर्षा जल का आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व क्या है, ये इस चैप्टर की मुख्य विषय वस्तु रहेगी। हमारी चौथी यूनिट। तो चौथी यूनिट जो है इकाई 4 जो है उसमें हम पर्यावरण के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। दो प्रकार के मुख्य रूप से पर्यावरण होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक वो जिसको प्रकृति ने बनाया है, मानवीय पर्यावरण वो जिसे कि मनुष्य ने बनाया है। तो जैसे कि जो जंगल है वो प्राकृतिक पर्यावरण है, जबकि खेत जो है वो मानवीय पर्यावरण है। तो हम इन्वायरमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसमें जो दूसरा चैप्टर है वो मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव और पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध है ये परिवर्तित होते रहे हैं, ये अंतर संबंध बदलते रहे हैं। इसमें हम जनसंख्या के आकार और अर्थव्यवस्था के प्रकार और तकनीकी स्तर के अनुसार इन अंतर संबंधों का अध्ययन हम करेंगे। यानी जनसंख्या का आकार यदि कम होता है तो वहां पर मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध अलग प्रकार के होंगे। जनसंख्या का आकार यदि बड़ा है तो वहां मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध अलग होंगे। इसी प्रकार से अगर अर्थव्यवस्था पिछड़ी है, आदिम अर्थव्यवस्था है जैसे कि जनजातियों की, तो मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध अलग प्रकार के होंगे। लेकिन जनसंख्या यूरोपीय कंट्री, अर्थव्यवस्था जो है यूरोपीय कंट्री की तरह विकसित है तो वहां पर पर्यावरण और मानव के बीच जो संबंध है वो भिन्न प्रकार के होंगे। इसी प्रकार से तकनीकी स्तर है तो तकनीकी स्तर का भी मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और तीसरा चैप्टर इसमें है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो मनुष्य ने अपने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किए हैं उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। न केवल उनको पढ़ेंगे बल्कि उनके कारण और उसके उपाय के बारे में भी इस चैप्टर में, उनके प्रभावों के बारे में भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो एक्टिव प्रदूषण, इनके कारण क्या है, इनके प्रभाव क्या है और इनसे बचने के उपाय क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आपकी चौथी यूनिट का, चौथी इकाई का की विषय वस्तु। फिर इसके बाद नेक्स्ट है पांचवी इकाई, लास्ट इकाई सेकंड बुक की। इसमें आप जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पहला है पर्यावरण प्रबंधन, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में हम जो वन है, मृदा है, वन्य जीव है, इनके प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे कि इनका प्रबंधन की कौन कौन सी विधियां होती है, कैसे इनका प्रबंधन किया जाए, किस तरह से इनको संरक्षित किया जाए, किस तरह से इनको बचाया जाए और लोगों में इसकी जागरूकता के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं और उसकी जागरूकता के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा चैप्टर जो है वो है पर्यावरणीय शिक्षा।
इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इस पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है, इसके कौन कौन से आयाम हैं और किस ढंग से ये पर्यावरणीय शिक्षा जो है वो विश्व भर के लोगों को दी जा रही है, और इस पर्यावरणीय शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और इन समस्याओं का कैसे निदान संभव है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे इनका नियोजन किया जाए, कैसे इनकी प्लानिंग की जाए, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा जो इसमें चैप्टर है वो है वन विनाश। तो वनों का जो विनाश हो रहा है उसके क्या कारण हैं, किस प्रकार से वनों का विनाश हुआ है, कितना विनाश हुआ है, उसके क्या प्रभाव पड़े हैं, और इस वन विनाश को रोकने और नए वनों का विकास करने के क्या क्या उपाय, क्या क्या समाधान हो सकते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और इसमें लास्ट जो अंतिम चैप्टर है वो है भूमंडलीय ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग। तो भूमंडलीय ऊष्मन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसके क्या इफेक्ट हैं, इसके रोकने के क्या उपाय हैं, क्या क्या इफेक्ट अब तक पड़ चुके हैं और क्या क्या इफेक्ट आने वाले समय में इसके पड़ने वाले हैं, इसको किस तरह से रोका जा सकता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आपकी यूनिट जो आपकी बुक 2 किताबें ज्योग्राफी में लगती हैं, उन दोनों किताबों का आपका दोनों बुक्स का सिलेबस हुआ। तो इसमें फर्स्ट बुक के 5 यूनिट, सेकेंड बुक की भी 5 यूनिट लगेंगी, और आपका जो एग्जाम है टोटल वो 200 मार्क्स का होगा। तो उम्मीद है आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। आप इसका बार बार इसको देखिए, बार बार सुनिए, तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप अपना अध्ययन जो है वो नियमित रूप से करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी जरूर दबाएं। आप महाविद्यालय के इस चैनल से जुड़े रहें, तो इसी में आपको जो इस प्रकार के वीडियो लेक्चर हैं वो आपको पहुंचाए जाएंगे, और इनको आप बार बार देखकर इनको याद भी कर सकते हैं, और संभव हो तो आप इनके नोट्स भी बनाते जाइए ताकि आपकी परीक्षा के समय आपको ये काम आए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।